भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पिछले साल अपना विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात कही गई। ईपीएफओ का कहना था कि लोगों की लंबी होती उम्र को देखते हुए और पेंशन सिस्टम को चालू रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ऐसा हुआ तभी पेंशन के लिए पर्याप्त फंड का इंतजाम हो सकेगा। ईपीएफओ का एक तर्क ये भी था कि भारत में ऐसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें बढ़ती उम्र में आय और स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरत होगी। बहरहाल अभी भारत ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन चीन और फ्रांस इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। फ्रांस ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 साल करने वाला बिल पास करा लिया है और चीन भी रिटायरमेंट की उम्र 55 से 60 साल करने जा रहा है। वैसे ईपीएफओ के डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि 2047 तक भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के 14 करोड़ लोग होंगे और इससे देश के पेंशन फंड पर भारी दबाव पड़ेगा। ऐसे में दूसरे देशों की तरह ही पेंशन सिस्टम में ये सुधार जरूरी है। दूसरे देशों से डॉक्यूमेंट का इशारा यूरोपीय यूनियन के देशों की तरफ था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के डेनमार्क, इटली, जर्मनी और ग्रीस जैसे देशों में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल है और अमेरिका में भी ये 66 साल है, क्योंकि इन सभी देशों में लोग पहले से लंबा जी रहे हैं। लेकिन फ्रांस में जब इसी तरह उम्र बढ़ाई गई तो बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, आग लगा दी गई, शहर बदबू मारने लगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने लगी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2017 से ही एक कानून लाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और कर्मचारियों की कुछ सुविधाओं को घटाने का प्लान था। कोरोना की वजह से ये योजना टल गई, लेकिन मई 2022 में जब मैक्रों फिर से राष्ट्रपति बने तो उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की वापस कोशिश की, लेकिन इस बदलाव के लिए संसद की मंजूरी जरूरी थी। फ्रांस की संसद में मैक्रों के पास इतना समर्थन नहीं था, फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की मदद से इसे संसद में पास करा लिया। वहीं चीन, एक संसाधन जिसकी चीन में कोई कमी नहीं है वो है मानव संसाधन यानी लोग। यूं तो चीन में आबादी का ग्राफ हमेशा बढ़ता रहा है, लेकिन 2022 में ये रफ्तार थम गई और भविष्य में इसके नीचे जाने का अनुमान है। कम और बूढ़ी होती आबादी का मतलब होगा कम काम करने वाले। इससे चीन के सस्ता सामान बनाने वाले देश के दर्जे और समृद्धि को खतरा पैदा हो गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप चुटकी बजाएं और जनसंख्या में बदलाव हो जाए। चीन की सरकार आबादी को किसी वजह से ही नियंत्रित कर रही थी। 35 साल तक चीन में एक बच्चे की नीति लागू रही। 2016 में इसे बदला गया और 2021 में 3 बच्चों की नीति आ गई। लेकिन जानकार कहते हैं कि लोग अब भी एक बच्चे की नीति पर ही चल रहे हैं। सरकारी नीति भले बदल गई हो, लेकिन बहुत सारे परिवारों में वही परिपाटी चली आ रही है। लोग एक बच्चे वाले परिवारों में इतने लंबे समय से रह रहे हैं कि अब उल्टे त्रिभुज वाली स्थिति आ गई है। अगर आप अकेले बच्चे हैं तो बड़े होने पर आपको माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यानी 6 लोगों की देखभाल करनी होगी। शादी के बाद कमाने वाले यदि 2 हैं तो उन्हें 4 माता पिता और 8 दादा दादी, नाना नानी को संभालना होगा। एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को चीन ने टैक्स में छूट और आर्थिक फायदों का वादा किया है, लेकिन शोधकर्ताओं को लगता नहीं कि इससे आबादी का घटना रुकेगा। वे कहते हैं कि बहुत से देशों की तरह चीन को भी घटती आबादी की चुनौती झेलनी होगी। कुछ यूरोपीय देश थे जिन्होंने सबसे पहले बूढ़ी आबादी और फिर जन्म दर में कमी का सामना किया। हमने अब तक किसी देश में जन्म दर को वापस 2.1 पर लाने की नीति सफल होते नहीं देखी, जो कि रिप्लेसमेंट रेट है, यानी जिस दर पर आबादी न कम होगी न बढ़ेगी। यूरोप के कुछ देश उन शुरुआती देशों में से हैं जिन्होंने बूढ़ी आबादी और फिर जन्म दर में कमी का नुकसान झेला। विश्लेषक ये भी कहते हैं कि घटती जन्म दर के साथ साथ चीन को बूढ़ी होती आबादी और शिक्षा, घर व सामाजिक सुरक्षा के बढ़ते खर्च का भी सामना करना है और इसके लिए उपाय वही किए जा रहे हैं जो पहले आजमाए जा चुके हैं। मसलन 2055 तक लोगों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है, यानी सरकार को पेंशन कम देनी होगी और लोग पहले से ज्यादा सालों तक देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। फिर रास्ता क्या है? मेरे ख्याल से तो सबसे अहम है मानव संसाधनों में निवेश करना और तकनीकी विकास। ऐसा करने का यही तरीका है। चीन तकनीकी क्रांति पर निगाहें लगाए हुए है।
मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट आ रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि हाईटेक उत्पादों को ज्यादा मुनाफे पर बेचने के लिए ये जरूरी है, जिसका जिम्मा संख्या में कम लेकिन पढ़े लिखे और ज्यादा प्रभावी कामगारों पर होगा। This means that we have this increased labor cost. इसका मतलब है कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी और कम फायदे में ज्यादा लोगों से काम लेने वाली फैक्ट्रियां चीन छोड़कर जा सकती हैं। ऐसा होने लगा है और होता रहेगा। And this will continue. लेकिन देश में निर्माण करने वाले मजदूरों की मजदूरी कम क्यों रखी जाए और युवा अप्रवासियों से काम क्यों न लिया जाए? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन में बड़े पैमाने पर प्रवासी बुलाने को लेकर झिझक है। इसके बजाय अन्य कई विकसित देशों की तरह चीन भी कुछ खास कौशल वाले अप्रवासियों को बुलाना चाहता है ताकि उसकी आर्थिक प्रगति का इंजन चलता रहे। बात जहाँ तक इमिग्रेशन की है तो वो ये देख रहे हैं कि ज्ञान और कौशल में कहाँ खाली जगह है। वो उन्हीं क्षेत्रों में कुशल मजदूरों या इंजीनियरों को अपने यहाँ बुलाया करेंगे। और इसका बाकी दुनिया पर क्या असर होगा? आने वाले दशकों में चीन छोटी होती कामगारों की फौज को ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल करना चाहता है और उच्च तकनीक और ज्यादा मुनाफे वाले देशों से मुकाबला करना चाहता है। देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री और खरीद में पहले ही तेजी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में चीन दुनिया की फैक्ट्री भले ना रहे, लेकिन ये उच्च तकनीक और ज्यादा मुनाफे वाले उत्पादों का केंद्र जरूर बनेगा और ऐसा होना शुरू हो चुका है। जब चीन मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र नहीं रहेगा तो कच्चा माल निर्यात करने वाले देशों की गति भी सुस्त पड़ती जाएगी। हालांकि हो सकता है चीन का आयात कम होने में अभी दशकों लगे। इसका असर चीन को निर्यात करने वाले देशों पर तो होगा ही, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या रूस। वे चीन को अपने खनिज और जीवाश्म ईंधनों के लिए बड़े बाजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन की आबादी में होता बदलाव अगर सस्ता लेबर कम करता है तो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक दूसरे देशों की ओर देखेंगे, ऐसे देशों की ओर जहां आबादी ज्यादा युवा है, लेकिन उनके लिए सस्ते लेबर का मतलब होगा काम करने के खराब हालात। जैसे भारत है या दूसरे एशियाई देश, मसलन बांग्लादेश या थाईलैंड, उनके पास भी बहुत लेबर है। अब दक्षिण अमेरिका में भी कई निर्माण केंद्र बनने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। आने वाले दिनों में अफ्रीका में भी ऐसा हो सकता है। इन देशों में लेबर कॉस्ट अभी भी कम है, यानी वे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और हम लागत को कम रख सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, खासकर मजदूरी पर निर्भर कंपनियां, नई जगह जाने लगी हैं। चीन खुद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारी निवेश कर रहा है, जिसका मकसद अपने यहाँ घटते संसाधन का दोहन है, यानी सस्ता लेबर।